अस्सलाम वालेकुम, मैं नोमी सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नोमी। तो आज के व्लॉग में क्रिकेट से जुड़ी जो टॉप न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग की कल ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है कदाफी स्टेडियम लाहौर में। उसके बाद बात करूंगा उसके बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग का ओपनिंग मुकाबला खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान, उस मुकाबले में कौन सी टीम का जो पलड़ा है वो भारी नजर आता है, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ किया है, उस हवाले से भी इस व्लॉग में मैं तफसीली तौर पर बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करने, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों उसका जो नोटिफिकेशन है वो बासानी आप तक पहुंच सके। तो बात करूंगा कल पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है और यकीनी तौर पर पहले मुकाबले से कबल हमेशा की तरह पाकिस्तान सुपर लीग की रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी मुनक्कद की जाएगी कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और कल से यकीनी तौर पर पहला मुकाबले का भी आगाज होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी और ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सिंगर्स हैं वो परफॉर्म करने जा रहे हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और उसके बाद 8 बजे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मुकाबला है उसका आगाज होगा। और यकीनी तौर पर कल ये ओपनिंग मुकाबला कौन सी टीम का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है इस मुकाबले में, क्योंकि पीएसएल 7 की भी चैंपियन टीम है लाहौर कलंदर्स की टीम और पीएसएल 8 भी जो है वो लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो जीतने में कामयाब हुई थी। तो दिफाई चैंपियन की टीम पहले मुकाबले में पंजा आजमाई करने जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की अगर बात करें तो जो उनके ओवरसीज प्लेयर है, गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उसमें एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, टमाइल मिल्स, ये 3 खिलाड़ी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। और यकीनी तौर पर अगर बाकी ओवरसीज प्लेयर्स की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो यकीनी तौर पर एक अच्छा स्क्वाड जो वो नजर आता है। अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस मरतबा पहली मरतबा जो है वो खिदमत हासिल है नसीम शाह की इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि इससे कबल जितने भी एडिशन हुए उसमें नसीम शाह जो है वो नुमाइंदगी करते रहे कोयटा ग्लेडिएटर की। लेकिन इस मरतबा ट्रेड की सूरत में वसीम जूनियर को भेजा गया कोयटा ग्लेडिएटर में और उस ट्रेड के थ्रू नसीम शाह को लाया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। इस वक्त 3 जो भाई हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए हमें नजर आएंगे। उबैद शाह शानदार किस्म के बॉलर हैं और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप में, यकीनी तौर पर एक जो उनका फ्यूचर वो ब्राइट नजर आता है। उनको इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया गया। तो उसके अलावा हुनैन शाह, वो भी नसीम शाह के भाई, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी इस जो सीजन गुजरा है फर्स्ट क्लास का उसमें बड़ी शानदार थी और उस परफॉर्मेंस की बिना पर हुनैन शाह को भी पिक किया गया सिविल कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो यकीनी तौर पर फास्ट बॉलिंग का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर का जो फेमस बॉलिंग अटैक है, क्योंकि लाहौर कलंदर ने जो पीएसएल 7 और पीएसएल 8 जीता है उसमें बॉलर्स का बहुत ज्यादा एक अहम रोल था। और यकीनी तौर पर इस मरतबा लाहौर कलंदर्स का जो बॉलिंग अटैक है, खास करके जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, वो थोड़ा सा कमजोर नजर आता है राशिद खान की गैर मौजूदगी में, क्योंकि राशिद खान इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की टीम को अवेलेबल नहीं है अपनी बैक इंजरी की वजह से। और यकीनी तौर पर एक बड़ा सेटबैक हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि राशिद खान की मौजूदगी में जो लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर इस वक्त लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में मौजूद हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान टी20 स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा रहते हैं और शहीद शाह अफरीदी टी20 के कप्तान है और इस बॉलिंग अटैक को वो लीड भी कर रहे हैं। उसके अलावा जमान खान, जिनको पीएसएल की परफॉर्मेंस की बिना पर पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलने का मौका मिला और वो भी इस वक्त लाहौर कलंदर के इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा है। तो यकीनी तौर पर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ज्यादा शानदार है और बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है उबैद शाह और नसीम शाह के आने के बाद। और उसमें टमाइल मिल्स भी शामिल हैं जो पहली चॉइस होते हैं किसी भी गैर मुल्की फ्रेंचाइजीज में। अगर किसी बॉलर को खरीदा जाता है तो वो है टमाइल मिल्स, इंग्लैंड के सीमर है, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा है एज अ फॉरेन प्लेयर जो वो नुमाइंदगी करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग और लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग है उसका बहुत ही शानदार मुकाबला इस सीजन में होने जा रहा है। पहला मुकाबला ही बड़ा शानदार देखने को मिल सकता है शायकीन क्रिकेट को, क्योंकि फखर जमान शामिल हैं, उसके अलावा सिकंदर रजा शामिल हैं और रसी फोर्डोसन वो भी लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड का हिस्सा हैं और अपनी टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। उसके अलावा जो टक्कर हैं, जो आयरिश खिलाड़ी हैं, वो भी अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। शाह होप जो है वो फिलहाल
अवेलेबल नहीं है कुछ मुकाबलों के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम को। तो एक बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है और यकीनी तौर पर जब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी मुकाबले में आमने सामने हुई तो वो बड़ा ही शानदार मुकाबला है। तो कल भी शायकीन क्रिकेट जो है वो एक शानदार मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं और पहला ही मुकाबला में थ्रिलर देखने को मिल सकता है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो अब बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जिनको ओहदे से हटा दिया गया और यकीनी तौर पर नजम सेठी के दौर में यकीनी तौर पर टीम डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था मिकी ऑर्थर को और उनको कहा गया था कि आप जितने भी मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, चाहे वो सिलेक्शन के हैं या फिर कोचिंग पैनल के हैं, आपको जो है वो सौंपे जाते हैं, आप इनको संभालेंगे। लेकिन जैसे ही टर्न्योवर चेंज हुआ, नजम सेठी गए, उनकी जगह आए ज़का अशरफ और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में वो भी इतनी कोई शानदार नहीं थी कि कंटिन्यू किया जाता मिकी ऑर्थर के साथ। और ज़का अशरफ ने टीम डायरेक्टर की जो कमान थी वो दी मोहम्मद हफीज को और मोहम्मद हफीज ने अपने मर्जी का कोचिंग पैनल लाया, अपनी मर्जी का स्क्वाड तैयार करवाया और फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंची ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान का टूर था न्यूजीलैंड का, जहां पर पाकिस्तान को 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी थी। वहां पर भी पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा और 4-1 से जो वो सीरीज जीती न्यूजीलैंड की टीम ने। और यकीनी तौर पर उस टूर के दौरान कुछ खबरें सामने आई इख्तिलाफात की मोहम्मद हफीज और खिलाड़ियों के दरमियान, क्योंकि मोहम्मद हफीज ये चाहते थे कि वो डिसिप्लिन के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे किसी भी खिलाड़ी के साथ। और जो गैर मुल्क लीग्स थी जिनमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी, उसके अलावा जो इंटरनेशनल T20 लीग है जो दुबई में हुई है, उसमें वो खिलाड़ियों को एनओसी जो है वो जारी नहीं कर रहे थे। लेकिन खिलाड़ी बाजिद से उनको चाहिए थे एनओसी और वो अप्रोच कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और यकीनी तौर पर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, मोहम्मद हफीज के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद हफीज जो थे वो अपनी जिद के ऊपर कायम थे। वो ये चाहते थे कि खिलाड़ियों को एनओसी जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन कैसे कुछ ना कुछ करके खिलाड़ियों ने जो वो एनओसी लिए और बाबर आजम चले गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने, मोहम्मद रिजवान चले गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने। उसके अलावा पाकिस्तान के जो कप्तान है T20 के शहनशाह अफरीदी वो चले गए इंटरनेशनल T20 लीग खेलने। लेकिन अचानक से जो ज़का अशरफ थे उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से। और फिर इलेक्शंस में यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन जब वो मुकर्रर किया गया गवर्नर बॉडी के काउंसिल के इजलास में। और मोहसिन नकवी ने आते ही वहाब रियाज के साथ जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा चीफ सिलेक्टर उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद हफीज के साथ जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गैर मुल्की जो कोचिंग पैनल है उसको तैनात करने चाहते हैं। तो मोहम्मद हफीज ने अब जो है वो खामोशी तोड़ दी है। कल वेबसाइट के ऊपर एक इश्तिहार आया कि मोहम्मद हफीज का जो टेन्योर है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका और मोहम्मद हफीज ने ये गिला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उनको 4 साल के लिए जो है वो तैनात किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन उनको सिर्फ 2 माह काम करने दिया गया और उसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो मोहम्मद हफीज ने एक इंकिशाफ किया है कि वो डिसिप्लिन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और जो हार की वजूहत है, जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, वो कौम के सामने लाएंगे। तो यकीनी तौर पर मोहम्मद हफीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोका गया था कुछ दिन कबल। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के हेड ज़का अशरफ थे, उन्होंने मोहम्मद हफीज को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका था। मोहम्मद हफीज दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे न्यूजीलैंड के बाद जब पाकिस्तान वापस पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि वो पीसीबी के हेडक्वार्टर में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो शिकस्त की वजूहत है वो कौम के सामने रखेंगे। लेकिन उनको उस वक्त मना किया गया था और उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन अब मोहम्मद हफीज से ओहदा भी ले लिया गया है और यकीनी तौर पर मोहम्मद हफीज जो है वो कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएंगे कि पाकिस्तान को किस वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शिकस्त का जो है वो सामना करना